नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि पीएम का भाषण आचार संहिता का उल्लंघन है। इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग में बैठक हुई और फिर आयोग ने एक कमेटी का गठन कर दिया जो पीएम के भाषण की जांच करेगी। तो कल प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति के बारे में जानकारी दी थी कि किस तरह से महज 3 मिनट में एक सैटेलाइट को मार गिराया गया था और अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत दुनिया में चौथा ऐसा मुल्क बन गया है। और उसके बाद ये कहा गया कि भाई आचार संहिता लागू है तो इस तरह से नहीं भाषण दिया जाना चाहिए था। लिहाजा शिकायतें हुई तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से। एक कमेटी का गठन हुआ है और अब प्रधानमंत्री का जो पूरी स्पीच थी उसकी जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री आज यूपी के मेरठ में रैली कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। पश्चिमी यूपी की पहली रैली कर पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे, जिसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली स्थल में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। इन सभी तैयारियों के बीच एसपीजी की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो सके। रैली स्थल में 30,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। उमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए जीनत, मेरठ में प्रधानमंत्री की जनसभा आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में विजय संकल्प रैली के जरिए प्रदेश में चुनावी सभाओं का आगाज करेंगे। मेरठ, हापुड़ और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे मोदी करीब 1.5 घंटे मेरठ में रुकेंगे। शिवाया टोल प्लाजा के पास स्थित कार्यक्रम स्थल पर मोदी का संबोधन आज करीब 11 बजे शुरू होगा। उधर रैली से एक दिन पहले एसपीजी ने भी कार्यक्रम की स्थल का सुरक्षा घेरे में ले लिया था और जबरदस्त तैयारी सुरक्षा घेरे को लेकर की गई है। एसपीजी की टीम मौजूद है और हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 8 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को चुनाव होंगे। इसके लिए भाजपा ने 28 मार्च को सबसे बड़े प्रचारक नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगाया है। मोदी की रैली के जरिए क्षेत्रीय इकाई लंबे समय से तैयारियों में जुटी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गजों ने इससे पहले भी समीक्षा की थी। क्षेत्रीय प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने बताया था कल कि नरेंद्र मोदी 11 बजे मेरठ और 1:15 बजे रुद्रपुर और शाम 5 बजे जम्मू में रैली करेंगे। ऐसे में स्पष्ट है कि मेरठ में कार्यकर्ता सुबह आज 10 बजे तक मैदान में मोर्चा संभाल लेंगे। सीएम योगी भी मौजूद रह सकते हैं और उधर रैली स्थल के पास कड़ी सुरक्षा के बीच 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। पंडाल में 20 वार्ड बनाए गए हैं। मेरठ और मुजफ्फरनगर की संसदीय सीटों से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए कई पार्किंग भी बनाई गई हैं। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास नजर है और 11 अप्रैल को यह मतदान होना है। लिहाजा आज की रैली बिल्कुल होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर प्रयागराज से आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के खिलाफ याचिका 5 अप्रैल को देश भर में रिलीज हो रही है। फिल्म प्रयागराज की सामाजिक संस्था ने दाखिल की है याचिका। मशहूर फिल्म निर्देशक उमंग कुमार निर्देशित हैं। ये फिल्म में विवेक ओबरॉय ने मुख्य भूमिका निभाई है। 29 मार्च को हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर हो चुका है जारी। चुनाव आचार संहिता की वजह से दाखिल की गई है याचिका। तो दिल्ली से भी खबर है कि फिल्म की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है। राम की जन्मभूमि की रिलीज रोकने के लिए अर्जी। दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। तो फिल्म की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी। राम की जन्मभूमि फिल्म की रिलीज रोकने के लिए अर्जी है। दिल्ली हाईकोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर यूपी में है। प्रियंका ने अपने दौरे की शुरुआत अपने भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से की। आज प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। हुएमो गेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। वहीं 12 बजे रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। इससे पहले अमेठी में प्रियंका ने कार्यकर्ताओं में जीत के लिए जोश भरा और कहा कि सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाया जाए।
तो प्रियंका गांधी 3 दिवसीय यूपी दौरे पर है। पहला दिन उन्होंने अमेठी में गुजारा, वहां के कार्यकर्ताओं से बात की और आज जो है वो रायबरेली में रहेंगी और वहां पर तमाम जो काडर है और काडर किस तरह से लोगों के बीच में जाए, एक जोश जो है उन्होंने भरा और उसके बाद जो है वो अयोध्या जाएंगी। प्रियंका ने खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। क्या चुनाव लड़ेगी प्रियंका जी? आप चुनाव लड़ेंगी? ये 2019 का चुनाव आप लड़ना चाहिए। अभी मैंने तय नहीं किया है। अभी है, प्रॉपर्टी है कि आप लड़ सकती हैं? आप लड़ सकती है चुनाव। आप भी लड़ सकती हैं। नहीं, आप अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, बड़ी बात तो अब यही है कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाई पार्टी कहेगी तो चुनाव जरूर लड़ूंगी और फूलपुर का जिक्र तो हम सुनते ही आ रहे हैं। बिल्कुल जीनेत, आपने सही कहा कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। लेकिन जब वो कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि इस बार अमेठी में मैं कम समय दे पाऊंगी, लिहाजा सभी लोगों को खुद को राहुल गांधी समझकर चुनाव लड़ना होगा। मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां। और 2000 कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और रात 1 बजे तक वो अमेठी में लोगों से मिलती रही और 1 बजे के आसपास वहां से रायबरेली रवाना हुई। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी का जो मिशन यूपी है वो बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती, क्योंकि उनको टक्कर देने के लिए उनकी बगल की सीट पर राहुल गांधी के मेनका गांधी को उतार दिया गया जिससे एक माहौल बनाया जा सके। और कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को हराने की रणनीति बनाई है, तो गठबंधन के प्रत्याशी भी सामने है। इस बात को प्रियंका गांधी बखूबी समझती, यही वजह कि आज वो अपनी मां की सीट, संसदीय सीट जो रायबरेली है यहाँ पर है और 9 से 11 बजे तक पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और 11 बजे के बाद फिर जो विधानसभाएं हैं सभी के बूथ स्तर कार्यकर्ता है, मेरा बूथ मेरा गांव, उसके तहत वो लगभग यहाँ भी 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और देर शाम तक अगर मुलाकात ये चलती रहेगी और अगर देर शाम के पहले मीटिंग खत्म हुई तो अयोध्या का उनका कार्यक्रम है, रात यहीं विश्राम करेंगे। उसके बाद सुबह 9 बजे के आसपास फिर वो कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर 12 बजे उनका अयोध्या पहुंचने का समय है। और अमेठी और तिलोई 2 विधानसभाएं ऐसे हैं जो अमेठी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के आते हैं और वहां के लोगों से मिलते हुए एक छोटे रोड शो के तरह जो वहां से क्रॉस करेंगी। 1 दर्जन जगहों पर उनका स्वागत होगा, लिहाजा वो एक कार्यकर्ताओं से मिले और उनको यही बता रहे हैं कि आपको अगर देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो अपनी सीटें जिताना होगा। और कल भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, इसलिए आप जनता के बीच जाइए। राहुल गांधी जो प्रोजेक्ट लाए थे उसको बीजेपी ने नहीं लागू किया, उसको बंद करा दिया। इन सब चीजों को आप जनता के बीच जाइए और पहुंचाइए और राहुल गांधी का जो जीत का अंतर है उसे बढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को बखूबी इस बात का अंदाजा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ा सकें तभी हम दिल्ली की गद्दी हासिल कर सकेंगे और अगर 2009 का इतिहास दोहराएं तो भी हमारे लिए बेहतर होगा। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी एक जो चीजें वो कार्यकर्ताओं से कर रही हैं, बात कर रही हैं, एक विधानसभा के लोगों से बात कर रही हैं, महिलाओं, बुजुर्गों, नौजवानों से बात कर रही हैं, उसके पीछे यही मकसद है कि उत्तर प्रदेश में जो जमीन कांग्रेस की खोई हुई है उसे वापस लाया जा सके। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कांग्रेस 2 अप्रैल को जारी कर सकती है घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो है वो जारी करेंगे। सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। न्याय योजना, महिला आरक्षण बिल पर भी रहेगा जोर। साधारण जीएसटी, शिक्षा बजट, स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य का अधिकार कानून सहित कई वायदे जो हैं इसमें शामिल होंगे। और बीजेपी में अभिनेताओं के अच्छे दिन आ गए हैं। चुनावी मौसम में अभिनेता भी नेता बनने की डगर पर चल पड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राजनीति में आकर ही लोगों की सेवा की जा सकती है। सो उन्होंने दिल परिवर्तन कर लिया और बीजेपी को गले लगा लिया। देश में चुनावी बहार आई तो बीजेपी में अभिनेताओं के अच्छे दिन आ गए। पहले से सियासी डगर पर चल रही जयाप्रदा का एसपी से मोह भंग हुआ तो बीजेपी से दिल लगा बैठी। अब भोजपुरी सिनेमा के सितारे रवि किशन और दिनेश लाल यादव का दिल परिवर्तन हो गया। इनकी बात करेंगे, लेकिन इस बीच चौकीदारों की पार्टी से सांसद अंशुल वर्मा का भरोसा ही टूट गया। उन्होंने चौकीदार को इस्तीफा सौंपकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। जब मुझे कोई नहीं मिला था तो मैंने अपना काम जिम्मेदारी से किया। मैं चौकीदार नहीं लिखूंगा, लेकिन अपना इस्तीफा प्रदेश कार्यालय के चौकीदार को देकर आया हूं।
बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो अंशुल वर्मा ने बगावती तेवर दिखाते हुए चौकीदार लिखने से मना कर दिया और एसपी से नाता जोड़ लिया। अब जिस विकास की बात अखिलेश यादव करते हैं, उसी विकास के सहारे चौकीदारों पर अंशुल वर्मा ने हमला बोल दिया। मुझसे कहा गया कि आपने अपनी वॉल पे चौकीदार नहीं लिखा। जनाब, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, विकास किया है, विकास करेंगे, चौकीदार नहीं अंशुल ही बनकर रहेंगे। अंशुल वर्मा ने बीजेपी के दावों पर सवाल उठाए तो अखिलेश यादव भी बीजेपी को आईना दिखाने से नहीं चुके। जो सरकार जा रही है उसको और धक्का मार करके आप आए, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब भी अच्छा लगा है कि कम से कम हम लोगों को एक नौजवान नेता पारसी समाज में मिल गया है, जो जगह जगह जाकर के जो सच्चाई है चौकीदार टीमों की वो बताएंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी भोजपुरी अभिनेताओं को नेता बनाने की डगर पर ले आई। हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसलिए हम जुड़ रहे हैं और आगे जो भी आदेश होगा हर कदम हम साथ में रहेंगे। जहां से कहेंगे वहां से लड़ जाऊंगा, बिकॉज माहौल इतना बढ़िया है कि पातालों में जाके लड़ जाए तो बीजेपी सीट निकाल लेगी। अब बहुत बढ़िया 2014 से बढ़िया माहौल चला था, तो अगर पाताल के अंदर भी जाके हमको लड़ना पड़े तो बीजेपी वहां भी सीट जीत जाएगी। तो आई एम रेडी, ये मैं आपसे रिवील कर रहा हूँ। यस, जगह हम नहीं बताएंगे, वो हमारी पार्टी आदेश करेगी। एक तरफ नाराज सांसद बगावती तेवर दिखाकर बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी स्थानीय नेताओं को दरकिनार कर अभिनेताओं के सहारे मिशन 2019 फतह करने का ख्वाब देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीजेपी का यूपी में 74+ जीतने का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित ही नहीं किए हैं। ऐसे में सवाल है कि बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा कब? घोषणा हो गई। चुनावी समर में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के साथ उतर गईं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने गठबंधन साथियों के साथ 18 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी फैसला कब करेगी। फिरोजाबाद सीट से एसपी के अक्षय यादव मौजूदा सांसद हैं। मैनपुरी से एसपी के तेज प्रताप सिंह यादव मौजूदा सांसद हैं। झांसी से उमा भारती बीजेपी से सांसद हैं। रायबरेली से कांग्रेस की सोनिया गांधी सांसद हैं। बांदा से भैरव प्रसाद मिश्र मौजूदा सांसद हैं। प्रतापगढ़ से अपना दल यस के कुमार हरिवंश सिंह सांसद हैं, जबकि उपचुनाव में फूलपुर सीट से एसपी के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल सांसद बन गए। अंबेडकर नगर से हरिओम पांडे बीजेपी के सांसद हैं। संत कबीर नगर से शरद त्रिपाठी, लालगंज से नीलम सोनकर बीजेपी के सांसद हैं। आजमगढ़ सीट से एसपी से मुलायम सिंह यादव मौजूदा सांसद हैं, जबकि जौनपुर से कृष्णा प्रताप, मछली शहर से रामचरित्र निषाद, भदोही से वीरेंद्र सिंह बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। वहीं गोरखपुर से उपचुनाव में एसपी के प्रवीण कुमार निषाद ने जनता का भरोसा जीत लिया। देवरिया से कलराज मिश्र, घोसी से हरिनारायण राजभर और रॉबर्ट्सगंज से छोटे लाल 2014 के चुनाव में बीजेपी से सांसद बने थे। इन सभी सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए, जबकि अन्य पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लगभग कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी फैसला कब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विशेष विमान में पहुंचा न्यूज 18, जहां उन्होंने बातचीत में कहा है कि 23 मई को मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 2019 के रण में हर पार्टी नए वादे और इरादे के साथ उतर रही है। अब कांग्रेस ने भी एक वादा किया है गरीबों को एक फिक्स आय देने का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसमें उन्होंने एक वादा किया है और वो कह रहे हैं कि 6,000 रुपये प्रति माह देश की 20% गरीब आबादी के लिए। किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस झूठी पार्टी है। कभी भी किया गया वादा इतिहास से लेकर के वर्तमान तक अगर इन्होंने पूरा किया होता तो आज इस देश में गरीब शब्दकोश से ही हट जाता। मैं आदरणीय नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव जी से लेकर के
मनमोहन सिंह जी से लेकर के जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए, सब ने गरीबी हटाओ का नारा दे करके, जनता को धोखा दे करके, वोट ले करके सत्ता प्राप्त करते थे और सत्ता में पहुंच करके उसी जनता को लूटने का काम करते थे। ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का कमाल है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से अधिक उन गरीबों के भी बैंक में खाते खोल दिए, जिसके आधार पर एक एक पैसा जो गरीबों की के लिए योजना के रूप में सरकार चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की बनाती है, वो पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचाया जा रहा है और पहुंच रहा है। सर, अगर बात करें प्रियंका गांधी की, तो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर वो रही हैं। हालांकि जब पिछली बार उनका कार्यक्रम बना था 4 दिन का, तो उसमें कई बार बदलाव किया गया। अभी 27 मार्च को वो अयोध्या जाने वाली थी, उस कार्यक्रम में भी बदलाव हो गया, वो 29 को जा रही हैं। अब अयोध्या जाना और लगातार कार्यक्रम में बदलाव होना, इसको किस तरह देखते हैं? भाजपा का कमल खिल रहा है 2019 में, बड़े अंतर से खिल रहा है। अमेठी और रायबरेली में भी खिल रहा है और देश के उन राज्यों में भी इस बार कमल खिल रहा है जहां भाजपा पहले कभी नहीं थी। इसलिए हमारा ध्यान कमल का फूल खिलाने में है, खुशहाली लाने में है, जनता जनार्दन के सुशासन देने में है। हम आईसीयू में पड़ी हुई कांग्रेस की ओर ध्यान नहीं दे रहे। सर, लेकिन एक वक्त था कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, उन्होंने कहा काल्पनिक हैं। और अभी प्रियंका गांधी का जाना अयोध्या किस तरह देखते हैं? मैं एक ही बात देख रहा हूं कि चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी 23 मई को वोटों की गिनती के बाद फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए साफ तौर पर कहना है केशव मौर्य जी का कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। अगर कांग्रेस ने सच में गरीबों का भला किया होता तो आज देश से गरीबी खत्म हो चुकी होती। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ पवन गौड़, नेटवर्क टीम, दिल्ली। लखनऊ से आ रही दरोगा भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों का मामला। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर अंतरिम रोक, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई अंतरिम रोक। 28 फरवरी को घोषित सूची को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। 30 मार्च को कोर्ट विस्तृत आदेश सुनाएगा। अगली सुनवाई तक नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक है। और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज औपचारिक तौर से होंगे कांग्रेस में शामिल। 11-12 बजे के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से वो मुलाकात करेंगे। 1 बजे एआईसीसी मुख्यालय में बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल सहित कई नेताओं की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तीसरे चरण का नामांकन आज से होगा शुरू। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में होना है मतदान। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला में मतदान। बरेली और पीलीभीत में भी तीसरे चरण में मतदान।